नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत है। बिहार सक्षमता परीक्षा को देखते हुए पूछे गए प्रश्नों पर आधारित, जिसमें सभी सब्जेक्ट का प्रश्न शामिल होगा, तो यह एक बेहतरीन रिवीजन क्लास है आपके लिए, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें कि 1905 से लेकर 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दो चरण होता है। एक होता है उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 के बीच को उदारवादी चरण कहा जाता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू जैसे नेता होते हैं, जो शांतिपूर्वक अंग्रेजों से कोई भी प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखते हैं। लेकिन दूसरा होता है उग्रवादी चरण, जो 1905 से लेकर 1917 के बीच में होता है। इसमें उग्रवादी चरण में आप लाल बाल पाल का नाम सुने होंगे, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, ये सारे नेता आए हैं जो अंग्रेजों के सामने कोई भी डिमांड उग्र रूप से रखते हैं। तो ये हो गया आपका 1905 से लेकर 1917 के बीच में उग्रवादी चरण, और 1885 से लेकर 1905 तक के काल को कहते हैं उदारवादी काल। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हमने पहले ही बताया कि जो उग्रवादी चरण था, इसके काल में गरम दल के नेता आते थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है। ये ऐसे नेता थे जो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता माने जाते हैं, जो अंग्रेजों के सामने अपनी वेदना को उग्र रूप से प्रकट करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा। तो सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको बता दें कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, जब 1905 में इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था, याद रखिएगा। तो उस समय भारत के वायसराय थे कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल, याद रखिएगा, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो आपको बता दें कि खुद्दीराम बोस, जो बिहार से ही संबंधित हैं, तो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह समझकर गाड़ी पे बम फेंका था कि उस पे मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। लेकिन उस गाड़ी में जो उस समय कैनेडी के वाइफ बैठे थे, कैनेडी और कैनेडी के कौन बैठा था? वाइफ बैठा था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, और किंग्सफोर्ड क्या हो गया था? उस समय बच निकला था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के नेता माने जाते हैं, इन्होंने ही यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये इनका नारा था, फेमस नारा है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था?
आपको बता दें कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को 1909 में प्रस्तुत किया गया था, जहाँ पे क्षेत्रीय निर्वाचन से संबंधित यह रिफॉर्म्स था, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है, इसे क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे 100% पूछा जाएगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, जो मुस्लिम और हिंदू को बांटने का काम करता था, वो था आपका 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का। क्या था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? हमने पहले ही इस क्वेश्चन का जिक्र किया है कि जो उग्रवादी काल था, जो गर्म दल के नेता आते थे, जिसमें लाल, बाल, पाल, ये सारे नेता आते थे, उनमें जो महत्वपूर्ण नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो वो थे अरविंद घोष। कौन थे? जो पहले एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, लेकिन जब ये केस में फंसे तो इनका पैरवी CR दास ने किया। इनका पैरवी किसने किया? CR दास ने किया और इनको बचा लिया। जब ये फांसी से बच गए तो इन्होंने बाद में क्या कर लिया? योगी का रूप ले लिया, यानी योगी बन गए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? आपको बता दें कि वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में पेट्रियट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। कौन सी? पेट्रियट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। आपको बता दें कि हर सब्जेक्ट का हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई थी। किसके सहयोग से? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के सहयोग से। कहाँ पे हुआ था साथियों? तो ढाका में। आप याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पे? बांग्लादेश में है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई थी। आपको बता दें कि थोड़ा ज़्यादा विश्लेषण है, क्योंकि 30 मिनट का ही मैं क्लास एक्सपेक्ट किया हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं सर और ज़्यादा विश्लेषण कीजिए इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक पे, तो थोड़ा लंबा क्लास होगा। अगर आपका ऐसा कमेंट आता है तो अगली बार से लंबी क्लास ली जाएगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम टाइम में, ताकि आपका सुपरफास्ट रिवीजन हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का मुझे प्रश्न करवाना है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सा था? शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन था? तो वो था केसरी। साप्ताहिक पत्रिका कौन सा था? केसरी, जो मराठी भाषा में था। केसरी किस भाषा में था साथियों? ये मराठी भाषा में था। और जो मराठा नामक पत्रिका था वो अंग्रेजी भाषा में था। जो मराठा नामक पत्रिका था ये इंग्लिश में था। किसमें था? इंग्लिश में। और केसरी किस भाषा में था? तो मराठी में था। दोनों याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। केसरी मराठी में था और मराठा इंग्लिश में था। चलिए ये दोनों बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। क्वेश्चन तो बहुत सारा है जिसका विश्लेषण मैं बीच बीच में कर सकता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा सोच रहा हूँ कि शॉर्ट हो। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो आपको बता दूं कि लाला लाजपत राय का नाम है शेरे पंजाब। किसका नाम है? लाला लाजपत राय का नाम है शेरे पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस लीग समझौता
यानी लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता के नाम से क्या है ये जाना जाता है। तो इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण की नींव जो पड़ी थी यही लखनऊ समझौता से पड़ी थी, यही लखनऊ समझौता से पड़ी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। अब आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, तो आपको बता दें कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2.4% है। कितना हो जाएगा? 2.4% है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का याद रखिएगा विश्व में कैवां स्थान है? 7वां स्थान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 16 से कितना, 16 से 17% कहाँ निवास करता है? भारत में निवास करता है। आपको पता है कि वर्तमान में 140 करोड़ लगभग भारत की जनसंख्या है। और एक बात आपको बता दूं कि जो जनगणना होने वाली है वो आपका 2027 में पुनः जनगणना होने वाली, क्योंकि इससे पहले 2011 में जनगणना हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। उसके हिसाब से हर 10 वर्ष पे जनगणना होता है हमारे देश में। जो पहली बार 1881 में जो नियमित रूप से जनगणना हुआ था, उसके बाद रेगुलर होता आया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 21 में ना होके घोषणा हो चुकी है कि 2027 में क्या होने वाला है, जनगणना होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? आप सभी को याद होना चाहिए, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। भारत वहीं पे विश्व का जो 7वां बड़ा देश है, कैमा 7वां लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, इंडिया। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई है कितना? 3214 किलोमीटर। 3200 कितना है? 14 किलोमीटर। वहीं पे बात करें कि जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 2900 कितना हो जाएगा? 33 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। इसे आप याद में रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ गया कि 2933 किलोमीटर क्या है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत का जो स्थल सीमा है, अब स्थल सीमा की बात करें तो इसका लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,000 कितना है? 200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, यानी लैंड जो बाउंड्री है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, याद रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा यानी जो तटीय क्षेत्र है भारत का, जो आप प्रायद्वीपीय भारत है, जो आपका नीचे वाला भारत है, जो आपका तटीय क्षेत्र है, उसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया आपका, उसके अलावा जो लक्षद्वीप हो गया, इधर आपका लक्षद्वीप हो गया, तो इनको मिला के टोटल जो है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपको बता दें कि टोटल जो है भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी यहाँ पे देखिए द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे कि सिर्फ ये जो एरिया है आपका, इसकी बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। यानी पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि का क्या पूछेगा? भारत के मुख्य भूमि का जो तटीय लंबाई है वो कितना है? तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपका आ जाएगा 7516.5 किलोमीटर, यानी 7516 लगभग किलोमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया आपका कर्क रेखा, और ये नीचे वाला क्या हो गया? मकर रेखा हो गया। क्या हो गया? मकर रेखा हो गया। आपको मालूम है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से क्या होता है?
भारत के बीचों बीच से क्या होता है, गुजरता है, भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो जो इंडिया का जो धूर दक्षिणी भाग है, यानी इंदिरा पॉइंट जो जहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, उससे इस भूमध्य रेखा, क्योंकि ये क्या है, भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो आपका हो जाएगा कितना, 876 किलोमीटर। कितना है साथियों, 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर है। वहीं पे बात करते हैं हम कि जो आपका कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर क्या होता है, गुजरता है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसे आप एक बार याद कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको ज़रूर अच्छे ढंग से याद करवा देंगे। अगला है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है, तो भारत का जो 9 राज्य है, भारत का ये जो 9 राज्य है जो समुद्री तट रेखा से क्या होता है, जुड़ता है। 9 राज्य है जो समुद्री तट रेखा से क्या होता है, जो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है, जो समुद्री तट रेखा से जुड़ता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तटरेखा क्या है, सबसे लंबी तटरेखा है। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा क्या है, सबसे लंबी तटरेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो आपको बता दें कि गोवा की तटरेखा क्या है, सबसे छोटी है। गोवा की तटरेखा क्या है, सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। हमने पहले ही बताया कि ये भूमध्य रेखा है, आपका ऊपर क्या है, कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ये जो है भारत के बीचों बीच से होकर क्या होती है, गुजरती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया गया था, पारित किया गया था। कब किया गया था, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में भारत में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था, तो अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। जिसके तहत, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, ये नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। यानी कि 1858 ईस्वी में क्या होता है, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ शासन कर रही होती है, उसका सीधा महारानी अपने अंडर में ले लेती है भारत के शासन को। और पहली बार 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित होती है, भारत की सम्राज्ञी घोषित होती है। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो 1909 में पारित किया गया। किस वर्ष, 1909 में पारित किया गया। नेक्स्ट है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो ये प्रारंभ में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा क्या किया गया था, लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में आपको बता दें कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में
प्रावधानों का सार क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। यानी 1909 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका शासन आपको बता दें कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा संविधान है उसमें 250 से अधिक जो आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है, वो 1935 के संविधान से लिया गया है। 1935 के संविधान से लिया गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की सरकार थी साथियों? लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला है कि केंद्र में द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो जो द्वैध शासन प्रणाली था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिए कि राज्यों में द्वैध शासन, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यों में, क्या पूछेगा कि राज्यों में द्वैध शासन, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यों में द्वैध शासन, तो ये किया गया था 1919 के तहत। 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन किया गया था। लेकिन आपको पूछ दे अगर कि केंद्र में द्वैध शासन की बातें करें तो आप याद रखिएगा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रावधान किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में किया गया था। कब किया गया था? 1774 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो भारत का जो संघीय न्यायालय था वो वर्ष 1937 में स्थापित किया गया। कब किया गया? वर्ष 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो मैं बोला इससे पहले मैंने आपको बताया कि केंद्र की बातें करें, अब केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो यहाँ पे आपको बता दें कि दिया गया है कि 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका आया, जबकि राज्यों में किससे आया? तो राज्य में 1919 के तहत आया। राज्यों में किससे आया? 1919 के तहत आया। तो राज्य में याद रखिएगा 1919, केंद्र में याद रखिएगा 1935 के तहत। केंद्र में याद रखिएगा 1935 के
तहत, यानी राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी लाया गया 1935 में। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट है वो प्रमुख स्रोत है, क्योंकि भारतीय संविधान जो वर्तमान में बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई संविधान है, उसमें से 250 से ज़्यादा अनुच्छेद क्या हुआ है, 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से लाया गया है। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है साथियों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो सार्वजनिक और निजी दोनों का सम्मिश्रण करता है। अब मैं थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको समझाता। जैसे अमेरिका, चीन, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यहाँ की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रोड्यूसर होता है, जो उद्योग का मालिक होता है, उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता होता है। लेकिन हमारा देश एक विकासशील देश है, इसलिए यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि निजी भी है। यहाँ पे हमारे यहाँ देखते होंगे निजी भी है और साथ में सार्वजनिक यानी कि सरकार का भी उसमें क्या होता है, योगदान होता है। यानी पूर्ण रूप से जो उद्योगपति हैं या औद्योगिक क्षेत्र है वो खुद निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यानी कोई भी वस्तु है, सब्जी जब महंगा हो जाता है सरकार पे लोग उंगली उठाने लगते हैं। यानी कि हमारा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, विकासशील देश है। यहाँ पे किसी भी चीज़ के महंगाई पे या किसी भी चीज़ के दामों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी उस पर कम ज़्यादा वो कर सकता है। तो इसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे आपका इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इसके साथ साथ आपका चाइना हो गया, यानी जो विकसित देश है, विकसित देश में जो कैसी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। विकसित देश में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सह अस्तित्व यानी बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी का क्या मतलब है? क्लोज इकोनॉमी का मतलब है न तो निर्यात होगा न ही आयात होगा। जब देखे होंगे कि जब अमेरिका जैसे कंट्रीज, बड़े जो कंट्री है, जब युद्ध वगैरह होता है या कोई उसका बात नहीं मानता है, छोटा कंट्री, तो उस पर क्या करता है? प्रतिबंध लगा देता है। क्या करता है? प्रतिबंध लगा देता है। अमेरिका जैसे देश प्रतिबंध लगाता है तो क्या कहेगा? वो ना हम अदर कंट्री से, खासकर यूरोपीय कंट्री से, अमेरिकन कंट्री से ना हम व्यापार करेंगे, यानी कुछ सामान ना उसको देंगे, खरीदने देंगे, ना उससे कुछ हम खरीदेंगे। यानी आयात निर्यात दोनों उसका क्या कर देता है? तो बंद कर देता है। तो यही है, ना आयात होगा ना निर्यात होगा, उस देश की हालत खस्ता हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अगला है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? अब सोचिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कुल श्रम शक्ति का 52% लोग क्या है? कृषि में लगे हुए हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है, जिसे छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आप अपने गांव में देखते होंगे क्या होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि दिन भर खेत में काम करते रहेंगे। बोले मैं तो दिन भर खटता हूँ भाई, बहुत काम करता हूँ। पैसा क्या बचाते हैं? बोलेंगे अरे यार मेरे पास 5,000 रुपया उससे लेना है। मतलब क्या होता है कि अदृश्य बेरोजगारी है। करते तो बहुत काम है लेकिन उनके पास रहता कुछ नहीं है। जब उनको थोड़ी सी बीमारी होगी, कुछ हो जाएगी, तो वो परेशान हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं अदृश्य अर्थव्यवस्था कहा जाता है, अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे? हैदराबाद में। अब है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगर जैसे मान लेते हैं कि आप किसी क्षेत्र में बिल्कुल
आप उस चीज़ को बढ़िया से करना जानते हैं, यानी सीख चुके हैं वो चीज़ों को, उसमें परिपूर्ण हो चुके हैं। लेकिन क्या होगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अगर नहीं होगा, यानी मांग नहीं होगी तो आप क्या होगा, आप उस चीज़ को जानते हुए, आप स्किल्ड होते हुए भी आपको रोजगार नहीं मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी योग्य होने के बाद भी आपको क्या हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विकरण का अर्थ क्या है। तो वित्तीय बाजार का एकीकरण, यानी आपका जो सामान है, आपकी वस्तु है, पूरी दुनिया में जब फेमस, जैसे अमेरिका का डॉलर देखिए, हमारा पैसा कहीं चले या न चले, छोटे मोटे कंट्री का पैसा कहीं चले या न चले, अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में चलता है। यानी डॉलर का क्या हो चुका है, वैश्विकरण हो चुका है। डॉलर का क्या हो चुका है, वैश्विकरण हो चुका है। उस तरह अगर रुपया कहीं भी जाए, किसी भी कंट्री में जाए, रुपया का वैल्यू हो जाए, रुपया में आपका लेन देन होने लगे, इसका मतलब आपका रुपया का क्या हो चुका है, वैश्विकरण हो चुका है। इसे ही वैश्विकरण कहते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना, गरीबों में भी गरीब का मदद करना, जो न्यूनतम, जिनका गरीबी रेखा से नीचे है, उनका क्या करना, मदद करना। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे अंकित है, जम्मू कश्मीर में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। अब कुपोषण की बातें करते हैं तो कुपोषण सबसे ज़्यादा एमपी में है। एमपी को भारत का क्या कहा जाता है, इथोपिया कहा जाता है। वहीं पे बात करें एमपी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, सबसे ज़्यादा भारत में वन कहाँ है, एमपी में है। वन कहाँ है, सबसे ज़्यादा एमपी में है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वन है, परसेंटेज के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका हो गया एमपी में, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कहे, परसेंटेज के हिसाब से आपका सबसे ज़्यादा जो वन है वो आपका कहाँ है, तो सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में। याद रखिए कहाँ पे है, सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको बता दूं कि आईबीआरडी का वार्षिक प्रकाशन है। किसका, आईबीआरडी का वार्षिक प्रकाशन है। देखिए कि संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है, तो अपर्याप्त उत्पादन, ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया। वैश्वीकरण भी आपका हो गया, अंत्योदय योजना भी हो गया। अगला क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। तो ये महबूब उल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक की देन है। आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी क्या थे, साइंटिस्ट थे, इनकी अर्थशास्त्री थे, जिनका देन है महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है तो यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए हर देश का अर्थव्यवस्था किस रूप में आका जाता है, यूएस के डॉलर के रूप में आका जाता है कि भारतीय रुपया का यूएस डॉलर रूप में कितना वैल्यू है। अब बताइए कि डॉलर के कितना वैश्वीकरण हो चुका है, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारत एक मध्यम श्रेणी में है, विकासशील देश में आता है। किस में आता है, विकासशील देश में आता है। चलिए कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर का है, अगर जिनका कंप्यूटर होगा वो एक बार देख लेंगे इसे। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की क्या हुई थी, खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है। भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसमें आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन का। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो सीपीयू है। कौन सा है, सीपीयू है। कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है,
क्या कहलाता है? कि इसे चिप कहा जाता है। क्या कहलाता है? इसे चिप कहा जाता है। साथियों, रेगुलर में क्लास लेकर आने वाला हूं और आपको बता दूं कि इससे बेहतर रिवीजन आपका नहीं हो सकता और ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। तो आप इस क्लास से जुड़िए, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि TRE 4 के एग्ज़ाम तक आपके लिए पूरा ओवरऑल सिलेबस को मैं कंप्लीट करने वाला हूं और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा साथियों कि जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हमने जो मेहनत किया उसका हमें भरपूर बेनिफिट मिला। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें कि 1905 से लेकर 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 2 चरण होता है। एक होता है उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 के बीच को उदारवादी चरण कहा जाता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू जैसे नेता होते हैं जो शांतिपूर्वक अंग्रेजों से कोई भी प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखते हैं। लेकिन दूसरा होता है उग्रवादी चरण जो 1905 से लेकर 1917 के बीच में होता है। इसमें उग्रवादी चरण में आप लाल बाल पाल का नाम सुने होंगे, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, ये सारे नेता आए हैं जो अंग्रेजों के सामने कोई भी डिमांड उग्र रूप से रखते हैं। तो ये हो गया आपका 1905 से लेकर 1917 के बीच में उग्रवादी चरण, और 1885 से लेकर 1905 तक के काल को कहते हैं उदारवादी काल। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हमने पहले ही बताया कि जो उग्रवादी चरण था इसके काल में गरम दल के नेता आते थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है। ये ऐसे नेता थे जो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता माने जाते हैं, जो अंग्रेजों के सामने अपनी वेदना को उग्र रूप से प्रकट करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा। तो सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको बता दें कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, जब 1905 में इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था, याद रखिएगा। तो उस समय भारत के वायसराय थे कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल, याद रखिएगा, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो आपको बता दें कि खुद्दीराम बोस जो बिहार से ही संबंधित हैं, तो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह समझकर गाड़ी पे बम फेंका था कि उस पे मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। लेकिन उस गाड़ी में जो उस समय कैनेडी के वाइफ बैठे थे, कैनेडी और कैनेडी के कौन बैठा था? वाइफ बैठा था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, और किंग्सफोर्ड क्या हो गया था? उस समय बच निकला था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के नेता माने जाते हैं, इन्होंने ही यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये इनका नारा था
फेमस नारा है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। आपको बता दें कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को 1909 में प्रस्तुत किया गया था, जहाँ पे क्षेत्रीय निर्वाचन से संबंधित यह रिफॉर्म्स था, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है, इसे क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे 100% पूछा जाएगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी। जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, जो मुस्लिम और हिंदू को बांटने का काम करता था, वो था आपका 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का। क्या था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। हमने पहले ही इस क्वेश्चन का जिक्र किया है कि जो उग्रवादी काल था, जो गर्म दल के नेता आते थे, जिसमें लाल, बाल, पाल, ये सारे नेता आते थे, उनमें जो महत्वपूर्ण नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो वो थे अरविंद घोष। कौन थे, जो पहले एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, लेकिन जब ये केस में फंसे तो इनका पैरवी CR दास ने किया। इनका पैरवी किसने किया, CR दास ने किया, और इनको बचा लिया। जब ये फांसी से बच गए तो इन्होंने बाद में क्या कर लिया, योगी का रूप ले लिया, यानी योगी बन गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। तो आपको बता दें कि वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में पेट्रियट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। कौन सी, पेट्रियट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। आपको बता दें कि हर सब्जेक्ट का हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई थी। किसके सहयोग से, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के सहयोग से कहाँ पे हुआ था साथियों, तो ढाका में। आप याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पे, बांग्लादेश में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई थी। आपको बता दें कि थोड़ा ज़्यादा विश्लेषण है, क्योंकि 30 मिनट का ही मैं क्लास एक्सपेक्ट किया हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं सर और ज़्यादा विश्लेषण कीजिए इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक पे, तो थोड़ा लंबा क्लास होगा। अगर आपका ऐसा कमेंट आता है तो अगली बार से लंबी क्लास ली जाएगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम टाइम में, ताकि आपका सुपरफास्ट रिवीजन हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का मुझे प्रश्न करवाना है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। तो वो थे एनी बेसेंट। कौन थे, एनी बेसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सा था। शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन था, तो वो था केसरी। साप्ताहिक पत्रिका कौन सा था, केसरी, जो मराठी भाषा में था। केसरी किस भाषा में था साथियों, ये मराठी भाषा में था। और जो मराठा नामक पत्रिका था वो अंग्रेजी भाषा में था। जो मराठा नामक पत्रिका था ये इंग्लिश में था। किस में था, इंग्लिश में। और केसरी किस भाषा में था, तो मराठी में था। दोनों याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। केसरी मराठी में था और मराठा इंग्लिश में था। चलिए ये दोनों बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। क्वेश्चन तो बहुत सारा है जिसका विश्लेषण मैं बीच बीच में कर सकता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा सोच रहा हूँ कि शॉर्ट हो। शेरे पंजाब
किसका उपनाम है? शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो आपको बता दूं कि लाला लाजपत राय का नाम है शेरे पंजाब। किसका नाम है? लाला लाजपत राय का नाम है शेरे पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस लीग समझौता यानी लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता के नाम से क्या है ये जाना जाता है, तो इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण की नींव जो पड़ी थी यही लखनऊ समझौता से पड़ी थी, यही लखनऊ समझौता से पड़ी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? अब आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, तो आपको बता दें कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2.4% है। कितना हो जाएगा? 2.4% है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का याद रखिएगा विश्व में कैवां स्थान है? 7वां स्थान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 16 से कितना? 16 से 17% कहाँ निवास करता है? भारत में निवास करता है। आपको पता है कि वर्तमान में 140 करोड़ लगभग भारत की जनसंख्या है। और एक बात आपको बता दूं कि जो जनगणना होने वाली है वो आपका 2027 में पुनः जनगणना होने वाली, क्योंकि इससे पहले 2011 में जनगणना हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। उसके हिसाब से हर 10 वर्ष पे जनगणना होता है हमारे देश में। जो पहली बार 1881 में जो नियमित रूप से जनगणना हुआ था, उसके बाद रेगुलर होता आया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 21 में ना होके घोषणा हो चुकी है कि 2027 में क्या होने वाला है? जनगणना होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? आप सभी को याद होना चाहिए भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। भारत वहीं पे विश्व का जो 7वां बड़ा देश है, कैमा 7वां लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, इंडिया। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई है कितना? 3214 किलोमीटर। 3200 कितना है? 14 किलोमीटर। वहीं पे बात करें कि जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 2900 कितना हो जाएगा? 33 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। इसे आप याद में रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ गया कि 2933 किलोमीटर क्या है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत का जो स्थल सीमा है, अब स्थल सीमा की बात करें तो इसका लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,000 कितना है? 200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, यानी लैंड जो बाउंड्री है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, याद रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा यानी जो तटीय क्षेत्र है भारत का, जो आप प्रायद्वीपीय भारत है, जो आपका नीचे वाला भारत है, जो आपका तटीय क्षेत्र है, उसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया आपका, उसके अलावा जो लक्षद्वीप हो गया, इधर आपका लक्षद्वीप हो गया, तो इनको मिला के टोटल जो है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपको बता दें कि टोटल जो है भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी यहाँ पे देखिए द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे कि सिर्फ ये जो एरिया है आपका, इसकी बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। यानी पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि का क्या पूछेगा? भारत के मुख्य भूमि का जो तटीय लंबाई है वो कितना है? तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो आपका आ जाएगा 7516.5 किलोमीटर, यानी 7516 लगभग किलोमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
जैसे ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया आपका कर्क रेखा, और ये नीचे वाला क्या हो गया, मकर रेखा हो गया। क्या हो गया, मकर रेखा हो गया। आपको मालूम है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से क्या होता है, भारत के बीचों बीच से क्या होता है, गुजरता है, भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो जो इंडिया का जो धूर दक्षिणी भाग है, यानी इंदिरा पॉइंट जो जहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, उससे इस भूमध्य रेखा, क्योंकि ये क्या है, भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो आपका हो जाएगा कितना, 876 किलोमीटर। कितना है साथियों, 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर है। वहीं पे बात करते हैं हम कि जो आपका कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर क्या होता है, गुजरता है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसे आप एक बार याद कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको ज़रूर अच्छे ढंग से याद करवा देंगे। अगला है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है, तो भारत का जो 9 राज्य है, भारत का ये जो 9 राज्य है जो समुद्री तट रेखा से क्या होता है, जुड़ता है। 9 राज्य है जो समुद्री तट रेखा से क्या होता है, जो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है, जो समुद्री तट रेखा से जुड़ता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तटरेखा क्या है, सबसे लंबी तटरेखा है। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा क्या है, सबसे लंबी तटरेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो आपको बता दें कि गोवा की तटरेखा क्या है, सबसे छोटी है। गोवा की तटरेखा क्या है, सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। हमने पहले ही बताया कि ये भूमध्य रेखा है, आपका ऊपर क्या है, कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ये जो है भारत के बीचों बीच से होकर क्या होती है, गुजरती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया गया था, पारित किया गया था। कब किया गया था, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में भारत में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था, तो अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। जिसके तहत 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, ये नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। यानी कि 1858 ईस्वी में क्या होता है, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ शासन कर रही होती है, उसका सीधा महारानी अपने अंडर में ले लेती है भारत के शासन को। और पहली बार 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित होती है, भारत की सम्राज्ञी घोषित होती है। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो 1909 में पारित किया गया। किस वर्ष, 1909 में पारित किया गया। नेक्स्ट है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो ये प्रारंभ में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा क्या किया गया था, लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में आपको बता दें कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। यानी 1909 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका शासन आपको बता दें कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा संविधान है उसमें 250 से अधिक जो आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है वो 1935 के संविधान से लिया गया। 1935 के संविधान से लिया गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की सरकार थी साथियों? लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला है कि केंद्र में द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो जो द्वैध शासन प्रणाली था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिए कि राज्यों में द्वैध शासन, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यों में, क्या पूछेगा कि राज्यों में द्वैध शासन, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यों में द्वैध शासन, तो ये किया गया था 1919 के तहत। 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन किया गया था। लेकिन आपको पूछ दे अगर कि केंद्र में द्वैध शासन की बातें करें तो आप याद रखिएगा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रावधान किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में किया गया था। कब किया गया था? 1774 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो भारत का जो संघीय न्यायालय था वो वर्ष 1937 में स्थापित किया गया। कब किया गया? वर्ष 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो मैं बोला इससे पहले मैंने आपको बताया कि केंद्र की बातें करें, अब केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो यहाँ पे आपको बता दें कि दिया गया है कि 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका आया।
जबकि राज्यों में किससे आया? तो राज्य में 1919 के तहत आया। राज्यों में किससे आया? 1919 के तहत आया। तो राज्य में याद रखिएगा 1919, केंद्र में याद रखिएगा 1935 के तहत। केंद्र में याद रखिएगा 1935 के तहत, यानी राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी लाया गया 1935 में। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट है वो प्रमुख स्रोत है, क्योंकि भारतीय संविधान जो वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई संविधान है, उसमें से 250 से ज़्यादा अनुच्छेद क्या हुआ है? 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से लाया गया है। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है साथियों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो सार्वजनिक और निजी दोनों का सम्मिश्रण करता है। अब मैं थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको समझाता। जैसे अमेरिका, चीन, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यहाँ की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रोड्यूसर होता है, जो उद्योग का मालिक होता है, उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता होता है। लेकिन हमारा देश एक विकासशील देश है। इसलिए यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि निजी भी है। यहाँ पे हमारे यहाँ देखते होंगे निजी भी है और साथ में सार्वजनिक यानी कि सरकार का भी उसमें क्या होता है? योगदान होता है। यानी पूर्ण रूप से जो उद्योगपति हैं या औद्योगिक क्षेत्र है वो खुद निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यानी कोई भी वस्तु है, सब्जी जब महंगा हो जाता है सरकार पे लोग उंगली उठाने लगते हैं। यानी कि हमारा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, विकासशील देश है। यहाँ पे किसी भी चीज़ के महंगाई पे या किसी भी चीज़ के दामों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी उस पर कम ज़्यादा वो कर सकता है। तो इसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे आपका इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इसके साथ साथ आपका चाइना हो गया, यानी जो विकसित देश है, विकसित देश में जो कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। विकसित देश में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सह अस्तित्व यानी बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी का क्या मतलब है? क्लोज इकोनॉमी का मतलब है न तो निर्यात होगा न ही आयात होगा। जब देखे होंगे कि जब अमेरिका जैसे कंट्रीज, बड़े जो कंट्री है, जब युद्ध वगैरह होता है या कोई उसका बात नहीं मानता है, छोटा कंट्री, तो उस पर क्या करता है? प्रतिबंध लगा देता है। क्या करता है? प्रतिबंध लगा देता है। अमेरिका जैसे देश प्रतिबंध लगाता है तो क्या कहेगा? वो ना हम अदर कंट्री से, खासकर यूरोपीय कंट्री से, अमेरिकन कंट्री से ना हम व्यापार करेंगे, यानी कुछ सामान ना उसको देंगे, खरीदने देंगे, ना उससे कुछ हम खरीदेंगे। यानी आयात निर्यात दोनों उसका क्या कर देता है? तो बंद कर देता है। तो यही है, ना आयात होगा ना निर्यात होगा, उस देश की हालत खस्ता हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अगला है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? अब सोचिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कुल श्रम शक्ति का 52% लोग क्या है? कृषि में लगे हुए हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है, जिसे छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आप अपने गांव में देखते होंगे क्या होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि दिन भर खेत में काम करते रहेंगे। बोले मैं तो दिन भर खटता हूँ भाई, बहुत काम करता हूँ। पैसा क्या बचाते हैं? बोलेंगे अरे यार मेरे पास 5,000 रुपया उससे लेना है। मतलब क्या होता है कि अदृश्य बेरोजगारी है। करते तो बहुत काम है लेकिन उनके पास रहता कुछ नहीं है। जब उनको थोड़ी सी बीमारी होगी, कुछ हो जाएगी तो वो परेशान हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं अदृश्य अर्थव्यवस्था कहा जाता है, अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे? हैदराबाद में। अब है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगर
जैसे मान लेते हैं कि आप किसी क्षेत्र में बिल्कुल आप उस चीज़ को बढ़िया से करना जानते हैं, यानी सीख चुके हैं वो चीज़ों को, उसमें परिपूर्ण हो चुके हैं, लेकिन क्या होगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अगर नहीं होगा, यानी मांग नहीं होगी तो आप क्या होगा, आप उस चीज़ को जानते हुए, आप स्किल्ड होते हुए भी आपको रोजगार नहीं मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी योग्य होने के बाद भी आपको क्या हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विकरण का अर्थ क्या है। तो वित्तीय बाजार का एकीकरण, यानी आपका जो सामान है, आपकी वस्तु है, पूरी दुनिया में जब फेमस, जैसे अमेरिका का डॉलर देखिए, हमारा पैसा कहीं चले या ना चले, छोटे मोटे कंट्री का पैसा कहीं चले या ना चले, अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में चलता है। यानी डॉलर का क्या हो चुका है, वैश्विकरण हो चुका है। डॉलर का क्या हो चुका है, वैश्विकरण हो चुका है। उस तरह अगर रुपया कहीं भी जाए, किसी भी कंट्री में जाए, रुपया का वैल्यू हो जाए, रुपया में आपका लेन देन होने लगे, इसका मतलब आपका रुपया का क्या हो चुका है, वैश्विकरण हो चुका है। इसे ही वैश्विकरण कहते हैं। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना, गरीबों में भी गरीब का मदद करना, जो न्यूनतम जिनका गरीबी रेखा से नीचे है उनका क्या करना, मदद करना। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे अंकित है, जम्मू कश्मीर में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। अब कुपोषण की बातें करते हैं तो कुपोषण सबसे ज़्यादा एमपी में है। एमपी को भारत का क्या कहा जाता है, इथोपिया कहा जाता है। वहीं पे बात करें एमपी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, सबसे ज़्यादा भारत में वन कहाँ है, एमपी में है। वन कहाँ है, सबसे ज़्यादा एमपी में है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वन है, परसेंटेज के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका हो गया एमपी में, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कहे, परसेंटेज के हिसाब से आपका सबसे ज़्यादा जो वन है वो आपका कहाँ है, तो सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में। याद रखिए कहाँ पे है, सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको बता दूं कि आईबीआरडी का वार्षिक प्रकाशन है। किसका, आईबीआरडी का वार्षिक प्रकाशन है। देखिए कि संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है, तो अपर्याप्त उत्पादन, ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया। वैश्वीकरण भी आपका हो गया, अंत्योदय योजना भी हो गया। अगला क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। तो ये महबूब उल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक की देन है। आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी क्या थे, साइंटिस्ट थे, इनकी अर्थशास्त्री थे, इनका देन है, महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है तो यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए हर देश का अर्थव्यवस्था किस रूप में आका जाता है, यूएस के डॉलर के रूप में आका जाता है कि भारतीय रुपया का यूएस डॉलर रूप में कितना वैल्यू है। अब बताइए कि डॉलर के कितना वैश्वीकरण हो चुका है, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारत एक मध्यम श्रेणी में है, विकासशील देश में आता है। किस में आता है, विकासशील देश में आता है। चलिए कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर का है, अगर जिनका कंप्यूटर होगा वो एक बार देख लेंगे इसे। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की क्या हुई थी, खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है। भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसमें आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन का। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो सीपीयू है। कौन सा है, सीपीयू है। कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है,
क्या कहलाता है? तो इसे चिप कहा जाता है। क्या कहलाता है? इसे चिप कहा जाता है। साथियों, रेगुलर में क्लास लेकर आने वाला हूँ और आपको बता दूँ कि इससे बेहतर रिवीजन आपका नहीं हो सकता और ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। तो आप इस क्लास से जुड़िए, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि TRE 4 के एग्ज़ाम तक आपके लिए पूरा ओवरऑल सिलेबस को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा साथियों कि जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हमने जो मेहनत किया उसका हमें भरपूर बेनिफिट मिला। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।